नमस्कार। पाकिस्तान को चाइना ब्रिक्स में लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का जो एक फोरम है उसमें लाने की कोशिश कर रहा है। ईरान को भी लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान को लाने की बहुत कोशिश हुई है और इंडिया ने उसको ब्लॉक किया। ब्लॉक क्यों किया इंडिया ने, और पाकिस्तान को लाना क्यों चाहता है चाइना, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ है इंटरनेशनल एक्सपर्ट गुलरेज शेख। और गुलरेज साहब वैसे तो डॉक्टर हैं प्रोफेशन से, वो जो आपका इलाज करते हैं वो वाले डॉक्टर, लेकिन इंटरनेशनल पे एक्सपर्ट हैं। ये दो खूबियां बड़ी मुश्किल से मिल रही हैं। गुलरेज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। पहली चीज कि ये पाकिस्तान को लाना क्यों चाहता है चाइना अपने ब्रिक्स में। देखिए, चाइना जो कुछ भी आज के समय कर रहा है उसके दोनों एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है इकोनॉमिक और दूसरा होता है स्ट्रेटेजिक। अब इकोनॉमिक एस्पेक्ट तो का कोई भी भरण पोषण नहीं होता पाकिस्तान को लाने से। पाकिस्तान अपने आप में एक बैंकरप्ट स्टेट है इकोनॉमिकली। अब दूसरा जो एस्पेक्ट बचता है वो है स्ट्रेटेजिक। और स्ट्रेटेजिक आप देखें तो उसमें भारत के खिलाफ भी स्ट्रेटेजिकली उसको यूज कर सकता है। उसको यूएस खेमे से जितना हो सके उसको दूर करने की कोशिश करेगा। ऑलरेडी वो दूर ही है, बाहर ही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको वापस से वू करने की कोशिश जो बाइडेन कर रहे हैं कि चाइना के अलायंस से थोड़ा दूर किया जाए। और जो वर्तमान में वहाँ का जो एस्टिब्लिशमेंट है, चाहे मिलिट्री एस्टिब्लिशमेंट हो या पॉलिटिकल एस्टिब्लिशमेंट हो, वो जनरली माना जाता है कि वो ज्यादा करीब है वेस्टर्न खेमे के। डेफिनेटली पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जो है शरीफ का, वो तो वेस्टर्न खेमे में है ही सही। तो जो बाइडेन भी एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को दूर किया जाए चाइना से। तो चाइना दो मकसद पूरे करना चाहता है। एंटी इंडिया भी उसका उपयोग किया जाए पाकिस्तान का, और दूसरा जो है उसको पूरी तरह से अमेरिका से दूर किया जाए या अमेरिका के नजदीक आने की कोई भी अपॉर्चुनिटी को लूज करवा दिया जाए। तो ये दो कारण है प्राइमरीली। चाइना उसको चाहता है, लेकिन भारत उस चीज को पसंद नहीं करेगा। और आपने देखा होगा कि जो बैठक थी उसमें भी पाकिस्तान को हमने नहीं आने दिया, उसको एक तरह से ब्लॉक किया है, जबकि ईरान को और अर्जेंटीना के लिए हमने ऐसा नहीं किया है। तो यही फायदा होता है जब लोग पूछते हैं मुझसे कई बार कि हम ब्रिक्स में क्यों हैं, जो चाइना डोमिनेटेड है, या एचसीओ में क्यों हैं। तो मैं उनको बार बार यही कहता हूँ कि आइदर यू आर ऑन द टेबल और यू आर इन द मेन्यू। तो जब आप टेबल पे नहीं होते हो ना, तो आप मेन्यू में होते हो। तो टेबल पे रहने का ये फायदा होता है कि जो टेबल पे होता है वो अपने टर्म्स कहीं ना कहीं रखता है, चीजों को अपने खिलाफ नहीं होने देता, और उन चीजों को चेक करता है जो आपके खिलाफ जाती है। तो ब्रिक्स में होना, एससीओ में होना हमारे लिए एक अच्छी चीज है। ओके। और दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान चाइना का जो रिलेशनशिप है वो कुछ कुछ एंटी इंडिया बना हुआ है। तो क्या हम हम एक तरफ क्वाड में हैं, एक तरफ U2 I2 में हैं। हम पाकिस्तान चाइना दोनों को कर्टेल करते हुए ब्रिक्स में अपनी प्रेजेंस बनाए रख सकते हैं क्या। नहीं, रख सकते हैं क्या विषय नहीं है, रखना है। और मैंने आपको वही कहा कि जब आप किसी मल्टीलेटरल फोरम में होते हो तो आप अपने हित उसमें साधते हो, कम से कम अपने खिलाफ बनते हुए वातावरण को रोकते हो। और आज का जो भारत है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे आगे रखता है और दब के कोई बात नहीं करता। मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि ब्रिक्स में यदि शी जिनपिंग को आप देखें तो उन्होंने चाइनीज विजन और बहुत सारी बातें अपने उद्बोधन में की थी, लेकिन जो फाइनली प्रस्ताव पारित हुए उसमें कहीं भी वो सब चीजें नहीं थी। तो आपकी जो प्रेजेंस होती है वो आपके खिलाफ माहौल बनने से रोकती है, ऐसे तत्वों को इंक्लूड करने से रोकती है जो आपके खिलाफ हो। आपके खिलाफ प्रस्ताव या फिर प्रस्ताव छोड़िए, आपकी किसी प्रकार की भी आपके खिलाफ भूमिका बनने से रुकती है। तो एक बड़ा फोरम है, चाहे ब्रिक्स हो या इवन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, भारत के लिए एक बहुत अच्छी चीज है उसके अंदर पार्ट होना। बस मैं ये कहता हूं कि हमको ज्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए इन फोरम से। इसमें हम जितना अपने हित में ले सके वहां से वो ले ले, लेकिन फाइनली हमको ये भी ध्यान रखना है। हम जानते हैं कि ये दोनों फोरम जो हैं, चाहे एससीओ हो या ब्रिक्स हो, ये कहीं ना कहीं चाइनीज हेजेमनी में है।
तो आपको बहुत ज्यादा उससे अपेक्षा नहीं रखते हुए उसमें उसका पार्ट बन के रहना है, ताकि आपके खिलाफ कोई एक्टिविटी उसमें नहीं हो पाए, ये सुनिश्चित हो सके। ओके। और एक चीज और कि पाकिस्तान बार बार इंडिया को घेरने की कोशिश करता है इस्लाम पर और ब्लास्फेमी पर और दूसरी चीजों पर। उसके अपने कंट्री में भी तो कुछ ऐसी हालत हो रही है। चाइना कभी भी पाकिस्तान की ऐसी हरकतों पे नहीं बोलता और पाकिस्तान कभी चाइना की ऐसी हरकतों पे नहीं बोलता, क्योंकि वीगर में भी उयूर में भी मुस्लिम्स के साथ एट्रोसिटी हो रही है। तो क्या ये दोनों कंट्रीज ने एक तरीके की गठबंधन बना दिया कि हम कुछ भी गलत करते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरे को बदनाम करना? रोहित भाई, यदि आप चीन का और पाकिस्तान के संबंध को देखें ऐतिहासिक रूप से उठाकर, तो उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन एक ही चीज है कि दोनों को हिंदुस्तान से परेशानी है, और यही एक गोंद है जो उन दोनों को जोड़ के रखता है। तो ये एक एक्सिस है, और एक्सिस अगेंस्ट इंडिया है, और इसीलिए ये साथ चलते हैं या साथ बैठते हैं, क्योंकि इन दोनों को तकलीफ एक ही से है, उसका जो कि हमारा प्यारा भारत है। तो ये गठजोड़ है, और गठजोड़ बना ही इसीलिए है कि हमारी मुखालफत जो है वो गोंद का काम करती है इन दोनों के संबंध में। राइट, राइट। अच्छा, ये दोनों कंट्रीज, मैं एक एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत हो गई कि इंपोर्ट्स के लिए पैसा नहीं, 2 हफ्ते का पैसा रह गया। तो चाइना अगर इतनी अच्छी दोस्ती रखता है तो चाइना सपोर्ट करने क्यों नहीं आया? चाइना पैसा दे सकता था। चाइना के लिए 3 बिलियन $5 बिलियन कोई बहुत बड़ी काम थोड़ी है। उसके $1 ट्रिलियन से ज्यादा तो उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। 3 बिलियन अपने उस हिमालय से ऊंची दोस्ती के नाम पे दे सकता था। उसने क्यों नहीं दिए? देखिए, जो चाइना से आपको एग्जैक्ट खबर कभी नहीं मिलती, लेकिन आप अलग अलग जगह से जब रिसर्च करते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग इन चाइना। और चाइना में चूंकि अभी जो है वो 20th पीपल्स कांग्रेस होगी, जिसमें शी जिनपिंग अगली बार मतलब थर्ड टर्म ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, ये सुनिश्चित होना है। ऑलरेडी चाइना को आप देखिए तो कोविड के लॉकडाउन की वजह से उसकी इकोनॉमी शैम्बल्स में रही है, ग्रोथ ऑलरेडी कम हो चुकी है। फिर बहुत सारा पैसा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर इन्होंने लोन दिया था बहुत सारी कंट्रीज को, इंक्लूडिंग अफ्रीकन कंट्रीज, वो कोविड के कारण नहीं आ पा रहा है। तो चाइना अभी रिस्ट्रेंड है, चाइना के हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि शी जिनपिंग को अभी जवाब देना है। तो शी जिनपिंग कुछ भी करके उनके लिए ये करो या मरो की स्थिति है कि वापस उनको थर्ड टर्म मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपने एक चीज और देखी होगी कि ली किचियान, जो कि वहां के प्राइमियर है, मतलब आप कह सकते हो जैसे प्रेसिडेंट अगर कहीं पर है तो उसके नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होते हैं उन सिस्टम्स में जहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो यदि शी जिनपिंग के बाद कोई आता है तो ली किचियान आते हैं। इकोनॉमिक मैटर्स जो हैं वो ली किचियान के हाथ में दे दिए गए हैं कि इकोनॉमी को शी जिनपिंग नहीं संभाल पा रहे हैं। यदि आप शी जिनपिंग को आप देखिए तो वो पार्टी पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं, वो इस प्रकार की चीजों में कि जिसको कहते हैं रेड जीन और जो कम्युनिस्ट विचारधारा, उसमें बहुत अच्छे हो सकते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी ही इज एन अटर फेलियर। उनके जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सब धराशाही होने वाले हैं। आप देखिए कि उनका रेलवे जो है वो एक सफेद हाथी बन चुका है, जिसका रिकवरी नहीं हो पा रही है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पैसा अटका हुआ है, जिसको कहते हैं ड्रैगन का मुंह। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मद्देनजर में सीपैक वो बंद पड़ा हुआ, सीपैक का प्रोजेक्ट। तो इकोनॉमिकली हम बात करें तो शी जिनपिंग एक फेलियर है, और अभी ऐसी स्थिति उनके पास नहीं है कि वो अपने चेकबुक निकाल के किसी को भी दे पाए। तो आपने देखा होगा श्रीलंका को भी नहीं दे पाए। अभी जो चल रहा है कि लाओस की स्थिति भी बहुत खराब हो रही है, आप देखेंगे कि लाओस को भी ये नहीं दे पाएंगे, पाकिस्तान को भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि शी जिनपिंग के लिए अभी खुद की चमड़ी बचाने का समय है। राइट। क्योंकि आप चाइना के एक एक खबर पे आपकी पैनी नजर होती है, तो आपसे मैं कुछ एनालिसिस चाहूंगा। क्या शी जिनपिंग तीसरा टर्म ले पाएंगे? रोहित भाई, उम्मीद यही है कि शी जिनपिंग तीसरा टर्म ले पाएंगे। हालांकि अंदर से काफी विद्रोह है उनके खिलाफ,
लेकिन इतना प्रबल अभी कोई नहीं है। और यदि हू जिनटाओ या उनके पहले जो प्रेसिडेंट थे उनके कैंप की बात करें तो कहीं ना कहीं इनके विरोध में जरूर रहे, लेकिन इन्होंने सिस्टम पर एक तरह से कब्जा कर रखा है। इनके पास अभी भी पुलिस पे कंट्रोल नहीं है। पुलिस पर जो पूर्ववर्ती थे उनका कंट्रोल है, जिन्होंने फॉलोन गॉन के खिलाफ अलग अलग एजेंसीज बनाई थी, ये सब कुछ किया था, उन लोगों का अभी भी नियंत्रण पुलिस पर है। लेकिन जहां तक मिलिट्री की बात है और दूसरे जो महकमे हैं उसमें अपने लोगों को बिठाने की बात है, शी जिनपिंग वो काम बहुत हद तक कर चुके हैं। और आपने जो देखा होगा कि टेक्नोलॉजिकल और कंपनीज और आईटी रिलेटेड कंपनीज पर जो क्रैकडाउन हुआ वो भी इसीलिए किया गया है क्योंकि माना जाता है कि वो लोग जो हैं वो दूसरे कैंप में के हैं। ज्यादातर जो इंडस्ट्रियलिस्ट और पैसे वाले लोग हैं, विशेषकर आईटी सेक्टर के जो लोग हैं, वो इनके जो विरोधी पक्ष हैं उस तरफ के हैं, इसीलिए आईटी के ऊपर इतना क्रैकडाउन हुआ है। चाहे वो हो या दूसरे हो, उनको माना यही जाता है कि ये सब विरोधी पक्ष के लोग हैं जिन्होंने विरोध, जब डेंग शाओपिंग और उनके बाद में जिन्होंने प्रॉस्पर किया वो उस सिस्टम से आते हैं और वो उस सिस्टम के करीबी हैं। जबकि आप शी जिनपिंग को देखें तो आप कह सकते हैं कि ये चाइना के डोनाल्ड ट्रंप हैं। राइट। तो ये थी कहानी पाकिस्तान चाइना की, और पाकिस्तान क्यों नहीं, अब चाइना क्यों नहीं आया पाकिस्तान की हेल्प के लिए जिस समय पाकिस्तान कंगाल हो रहा था। डॉक्टर गुलरेज शेख, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी, माफी चाहूंगा। मैं एक बात और कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप से मैंने जो कंपेयर किया इसीलिए किया, मैं डोनाल्ड ट्रंप का फैन हूं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी जो थे ना वो आउट ऑफ सिस्टम थे। शी जिनपिंग को देखिए एग्जैक्टली आउट ऑफ सिस्टम तो नहीं कह सकते क्योंकि आते सब वही कम्युनिस्ट से ही हैं, लेकिन यदि इनके पूर्ववर्ती जो 2 प्रेसिडेंट हुए या 3 प्रेसिडेंट हुए उनके कंपैरिजन में देखें तो इनकी माओ की तरफ जो रुझान है वो ज्यादा है। ये जो बार बार विचारधारा की बात करते हैं, रेड जीन की बात करते हैं, वो माओ और कल्चरल रिवॉल्यूशन से ज्यादा मिलती है बनिस्बत इसके कि डेंग शाओपिंग के एरा के। इसीलिए उन्होंने पूरे एस्टेब्लिशमेंट को ही पलट दिया है वहां के, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने किया था कि सब कुछ उन्होंने उल्टा पुल्टा कर दिया था अमेरिका में, यही काम इन महोदय ने किया है। इसीलिए मुझे लगता है कि इनका विरोध तो है लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को 2 टर्म में इन्होंने मेन जगहों पर बिठा दिया है, इसलिए संभवतः ये वापस से रिपीट करेंगे। वापस रिपीट कर जाएंगे, और रिपीट करने के बाद थोड़ा ज्यादा इनको अपोजिशन झेलनी पड़ सकती है। बहरहाल तो ये सिचुएशन के इनका वापस आना लगभग तय, ऐसा सभी मान रहे हैं, अमेरिका भी ये मान रहा है कि वापस आना लगभग तय। डॉक्टर गुलरेज शेख, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद है आपके साथ एक और टॉपिक पे जल्दी डिस्कशन होगा। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।